नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है पिता की परीक्षा। पापा, आप मेरी बात समझते क्यों नहीं हैं? एक बार मैं शहर में पूरी तरह से सेटल तो हो जाऊं, कोई अच्छा सा घर मिल जाए तो मैं पक्का आपको अपने साथ शहर लेकर चलूंगा। अभी तो मैं खुद ही एक कमरे के घर में रहता हूँ, वह भी किराए पर। तब तक आप कुछ टाइम के लिए और नौकरी कर लीजिए ताकि मुझे भी थोड़े पैसों से मदद हो। पर बेटा, मुझसे अब ज्यादा काम नहीं होता है। मालिक भी कह रहे थे कि वह अब मेरी जगह किसी और को रख रहे हैं। मेरा शरीर भी अब जवाब दे चुका है। इन बूढ़ी हड्डियों में बिल्कुल साहस नहीं रहा। आनंद जी ने नम आंखों से अपने बेटे रंजन से कहा। लेकिन रंजन अपने पिता पर गुस्सा कर बोला, मैं भी क्या करूं? मेरी भी कमाई इतनी नहीं है कि मैं आपको निठल्ले बैठा कर खिला सकता हूं। अपने बेटे की बातें सुनकर आनंद जी आश्चर्यचकित थे। दूसरे ही पल रंजन संभलते हुए बोला, माफ कीजिए पापा, मेरा वह मतलब नहीं था। पर आप मेरी भी मजबूरी समझिए। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च मेरे अकेले की कमाई से पूरे नहीं हो पाते। इसलिए मैं आपसे पैसों की मदद लेता हूँ। और अगर शहर में मेरी नौकरी का सवाल नहीं होता तो मैं कब का सब छोड़कर आपके पास आ जाता। क्योंकि रोज रोज इतनी दूर गांव से शहर नौकरी करने जाना संभव नहीं है। बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर मैं आपको भी अपने साथ शहर ले जाऊंगा। और मेरे मालिक ने कहा है कि वह कुछ महीने बाद मेरी सैलरी डबल कर देंगे। तब तक आप मेरे साथ चलने की जिद छोड़कर यही चौधरी जी के पास नौकरी कीजिए। और फिर किसी चीज की कमी है यहाँ आपको? चौधरी जी आपको नौकर नहीं, अपने घर का सदस्य ही मानते हैं। उनके बच्चे आपको कितना मान सम्मान देते हैं। रंजन ने अपने जवाब में शहद घोलते हुए बहुत प्यार से अपने पिता को समझाते हुए कहा, पर बेटा, मुझसे पूरे दिन में बस एक दो काम ही हो पाते हैं। पर मालिक फिर भी मुझे पूरी पगार देते हैं। वह मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं भी लोगों पर बोझ बनता जा रहा हूँ तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है। इसलिए कह रहा था कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो। आनंद जी ने बड़ी उम्मीद से अपने बेटे की आंखों में देखते हुए अपने मन की बात कही। रंजन अपने पिता से चिल्लाकर बोला, पापा, आप मेरी बात समझते क्यों नहीं हैं? या फिर जानबूझकर समझना ही नहीं चाहते? आपको अपने बेटे की मजबूरी समझने से ज्यादा अपने मालिक की भावनाओं की कद्र है। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आनंद जी स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जो रंजन को इतना गुस्सा आ गया। आनंद जी आज तक काम करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते आए थे। आनंद जी एक अंगूठा छाप इंसान थे। गरीबी नाम के पहाड़ ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। फिर भी उन्होंने हर अग्नि परीक्षा अपने साथ लेकर चले। पर पता नहीं क्यों अपने पिता की बात सुनकर वह भड़क उठा। आवाज सुनकर वहां चौधरी साहब भी आ गए और रंजन से कड़क लफ्जों में बोले, रंजन, यह क्या तरीका है अपने पिता से बात करने का? क्या यही संस्कार है तुम्हारे? पिता से इस तरह से बात करते हैं? चौधरी साहब को अपने सामने देख रंजन सकपका गया और मन में सोचने लगा कि अगर मेरी मंशा उन्हें पता चल गई तो सारी योजनाएं असफल हो जाएगी। और अपने आप को अच्छा साबित करता हुआ बोला, बाबूजी, पर इसलिए नाराज हो रहा हूँ। चाचा जी की वह अपना ध्यान ही नहीं रखते। उनकी तबीयत आजकल खराब रहती है, दवाई नहीं लेते। मुझे बस शहर में रहते हुए भी दिन रात बाबूजी की ही फिक्र लगी रहती है। रंजन ने चौधरी साहब के सामने अच्छा बेटा बनने का दिखावा करते हुए कहा। चौधरी जी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा,
यह बात है। बड़ा अच्छा लगा बेटा, अपने पिता के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर। वह रंजन की असलियत समझ ही नहीं पाए, बल्कि आनंद जी अपने बेटे का यह रूप देखकर आश्चर्यचकित थे। रंजन तो उनकी दवाई के बारे में कुछ कह ही नहीं रहा था। वह तो उनको कुछ महीने और यहाँ काम करने के लिए कह रहा था। रंजन की नजर जैसे ही अपने पिता पर पड़ी, तो वह डर कर उन्हें आंखें दिखाने लगा कि उसके पिता कहीं चौधरी साहब को बता ना दे कि वह जबरदस्ती उनसे काम करवाने के लिए उन्हें मजबूर कर रहा है। इसलिए रंजन ने जल्दी से बात का रुख बदलते हुए कहा, चाचा जी, अब आप ही बताइए, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? मैं तो पिता को अपने साथ चलने के लिए कह रहा था, पर उन्होंने कहा मैं आप लोगों को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता। मैं उनकी बात मानते हुए उनसे कहा, ठीक है, आप यहीं रहे। मैं आपको अपने साथ चलने के लिए नहीं कहूँगा, पर आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। लेकिन वह मुझे कहने लगे, तुम्हें मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे मालिक और मालकिन मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। पिता की बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उनका बेटा हूँ। उनकी तकलीफ देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है और पापा मुझे पराया समझते हैं। इसलिए उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था, और कोई बात नहीं है। अरे आनंद जी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा इतना ध्यान रखता है, वरना आजकल के बेटे तो बुढ़ापे में अपने माँ बाप को छोड़कर चले ही जाते हैं और कभी पलटकर उनकी तरफ नहीं देखते हैं। और तुम्हारा बेटा हर महीने तुमसे मिलने आता रहता है। तुम्हें तो खुशी खुशी उसके साथ चले जाना चाहिए, और तुम बेटे के साथ जाने से मना कर रहे हो, तो बेटे को तो गुस्सा आएगा ही ना। चौधरी साहब मुस्कुराते हुए बोले। चौधरी साहब की बातें सुनकर रंजन घबराया कि कहीं उसका ही दाव उस पर उल्टा ना पड़ जाए। अगर पापा ने सब चौधरी साहब के सामने बता दिया और पापा को मेरे साथ भेज दिया, तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। उसके घर में तबाही मच जाएगी। यहाँ आते समय उसकी पत्नी ने उसे धमकाते हुए कहा था कि अगर वह अपने गंवार पिता को यहाँ लेकर आया, तो वह इस वक्त सब कुछ छोड़कर मायके चली जाएगी। रंजन अपनी पत्नी को नाराज नहीं करना चाहता था। उसे भी अपने पिता से वैसे भी कोई मतलब नहीं था। उसे तो सिर्फ उनकी तनख्वाह से मतलब था, और वह पिता से नहीं, बल्कि उनकी तनख्वाह लेने ही उनसे मिलने आता था। इसलिए वह हमेशा अपने पिता के सामने ऐसा झूठा दिखावा करता था कि उसकी तनख्वाह कम है और उसको अपनी कमाई से घर का खर्च पूरा नहीं होता। इसलिए वह मजबूरी में उनसे पैसे लेता है, और पिता भी अपने बेटे के प्यार में अंधे होकर अपनी पूरी तनख्वाह अपने बेटे को दे देते थे, क्योंकि चौधरी साहब के यहाँ उन्हें नौकरी के साथ साथ सब कुछ फ्री में मिलता था। उनकी सारी तनख्वाह बच जाती थी। लेकिन अब आनंद जी ने एक दो बार अपने बेटे से कहा कि बेटा, अब मुझसे काम नहीं होता, इसलिए यह नौकरी छोड़कर तुम्हारे साथ शहर रहना चाहता हूँ। पर रंजन अपने पिता को अपने साथ रखना ही नहीं चाहता था। उसे तो सिर्फ अपने पिता की तनख्वाह से मतलब था। पिता जिंदा रहे या मर जाए, उसे कोई लेना देना नहीं है। रंजन ने अपनी बातों में शहद घोलते हुए कहा, चाचा जी, पापा सही कह रहे थे। मुझे उन पर नाराज नहीं होना चाहिए था।
वहाँ पापा का शहर में एक कमरे के घर में मन नहीं लगेगा, क्योंकि उनको यहाँ आपके साथ इतने बड़े घर में रहने की आदत जो है, और शहर में कोई किसी से मतलब ही नहीं रखता है। पापा वहाँ जाकर वैसे भी परेशान हो जाएंगे। मैं ही पापा की बातों को समझ नहीं सका। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर कभी आपको अपने साथ चलने के लिए फोर्स नहीं करूँगा। 1 साल बाद जब मेरा प्रमोशन हो जाएगा, तो मैं किसी अच्छी कॉलोनी में बड़ा घर ले लूँगा, जहाँ अच्छे लोग होंगे, पार्क होगा। तब मैं आपको अपने साथ चलने के लिए कहूँगा। रंजन की बात सुनकर आनंद जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह झूठ क्यों बोल रहा है। आनंद जी सोचने लगे, मैं तो खुद रंजन के साथ शहर चलने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन वह मालिक के सामने ऐसा जता रहा है कि वह मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहता है, और मैं उसके साथ जाने के लिए मना कर रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं मेरा बेटा मुझे अपने साथ लेकर जाना ही नहीं चाहता? वह सिर्फ मुझे बहला रहा है, और मुझे ही नहीं, मेरे पैसों से उसको मतलब है। दूसरे ही पल आनंद जी के मन में कहा, नहीं नहीं, मैं भी क्या सोच रहा हूँ अपने बेटे के बारे में। वह सही तो कह रहा है। अगर मैं वहां उसके साथ चला गया तो उस पर बोझ बन जाऊंगा, और वहां जाकर रंजन मुझे काम भी नहीं करने देगा। मुझे अपने बेटे की बात को समझना चाहिए, और उसे मालिक के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। तो ठीक कह रहा है रंजन, मेरा वहां एक कमरे के घर में दम घुट जाएगा। मैं अभी यहीं रहूंगा। जब तू बड़ा घर ले लेगा, तब मैं तेरे साथ जाऊंगा। आनंद जी ने अपने बेटे से मुस्कुराते हुए कहा। तो चौधरी साहब बोले, आनंद जी, जैसी तुम्हारी मर्जी। हम तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमारे यहाँ तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि तुम्हारे रहते हमारे घर में रौनक बनी रहती है। और अगर तुम काम करना चाहते हो तो हमें कोई एतराज नहीं है। ये कहकर चौधरी साहब वहां से चले गए। चौधरी जी के जाते ही रंजन अपने पिता का हाथ पकड़कर चापलूसी करते हुए बोला, थैंक यू पापा, आपने मुझे चाचा जी के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। 1 साल की बात है, इसके बाद मैं आपको अपने साथ शहर लेकर चलूंगा। पापा, एक बात और कहनी थी। सोच रहा हूँ कहूँ कि नहीं। क्या कहना है बेटा? पिता से कैसा संकोच। आनंद जी अपने बेटे से मुस्कुराते हुए पूछते हैं, पापा, 1 साल मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। मुझे कंपनी में ज्यादा काम करना होगा, तभी मेरी तरक्की होगी। इसलिए मैं आपसे मिलने नहीं आ पाऊंगा। मुझे पैसों की दिक्कत हो जाएगी। अगर आप चाहें तो मेरी यह परेशानी भी दूर कर सकते हैं। रंजन ने बहुत ही मासूमियत से कहा, लेकिन उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था, जो आनंद जी को नहीं दिखा, क्योंकि उनकी आंखों पर तो बेटे के प्यार की पट्टी बंधी थी। बता, मैं क्या कर सकता हूँ तेरे लिए, जिससे तेरी परेशानी दूर हो जाए? आनंद जी ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पापा, अगर आप चाचा जी से कह दे कि वह आपकी तनख्वाह सीधे मेरे अकाउंट में डाल दिया करे। अरे बेटा, अपने पिता से अपनी परेशानी बताने में कैसा संकोच। मैं मालिक से कह दूंगा कि वह मेरी तनख्वाह सीधा तुम्हारे अकाउंट में ही जमा कर दिया करे। आनंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद रंजन अपने पिता से विदा लेकर शहर चला गया। आनंद जी अपने बेटे को जाते हुए बस देखते रह गए। रंजन जब शहर अपने घर पहुंचा तो उसे देखकर उसकी पत्नी ने घूरते हुए पूछा,
अपने बुढ़े पिता को तो नहीं उठा लाए हो? नहीं डार्लिंग, तुमने मना किया था, तो मैं उन्हें कैसे लेकर आता? अब तो मुझे उनके पास भी नहीं जाना पड़ेगा। उनकी तनख्वाह सीधे मेरे अकाउंट में जमा हो जाया करेगी। ऐसी व्यवस्था करके आया हूँ। रंजन ने अपनी पत्नी को गले से लगाते हुए कहा। अरे, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया। मैं तुम्हारे गंवार बाप को अपने इस आलीशान घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अब मैं तुम्हें उनके पास नहीं जाने दूंगी। वह तो बस पैसों की वजह से मजबूरी में तुम्हें वहां भेजना पड़ता था, पर अब यह समस्या भी खत्म हो गई। हमें बैठे बिठाए हर महीने पैसे मिलते रहेंगे। अच्छा मुर्गा फंसाया है तुमने। रंजन की पत्नी ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा। दूसरी तरफ आनंद जी चौधरी साहब के घर में काम करते रहे। उनसे ज्यादा काम तो नहीं होता, फिर भी वह ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करते थे। एक दिन वह गार्डन की सफाई कर रहे थे, तभी उन्हें चक्कर आ गया। जमीन पर गिर गए तो चौधरी जी के लड़के ने उन्हें दौड़कर उठाया और कुर्सी पर बिठाया। चाचा जी, जब आपसे अब काम नहीं होता तो आप छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? अब आपको आराम करना चाहिए। आप अपने बेटे के पास शहर चले जाइए। आप यहाँ रहेंगे तो बिना काम के नहीं मानेंगे। आपका जमीर यह गवाही नहीं देगा कि आप हमारे घर में बिना काम किए रहे। हम सब आपको अच्छी तरह से जानते हैं। तभी वहां चौधरी साहब आए और वह अपने बेटे से बोले, हाँ बेटा, रंजन आया था। उसने हमसे कहा है कि शहर में वह बहुत छोटे घर में रहता है। वहां का माहौल भी अच्छा नहीं है। उसकी तनख्वाह भी कम है। जब 1 साल बाद उसकी तरक्की हो जाएगी, तब वह बड़ा घर ले लेगा और आनंद जी को अपने साथ शहर ले जाएगा। लेकिन आनंद जी, अब आप काम नहीं करेंगे। मैं उनकी जगह कोई दूसरा नौकर रख लूंगा। आप ऐसे ही हमारे साथ रहेंगे। अपने पिता की बातों से चौधरी साहब का लड़का चौंकते हुए बोला, क्या कहा पापा आपने? कि वह एक कमरे के मकान में रहता है और उसे पैसों की दिक्कत है? हाँ बेटा, अभी 1 महीने पहले ही रंजन यहाँ आया था। उसने मेरे सामने ही कहा है। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? चौधरी साहब ने अपने बेटे से चौंकते हुए पूछा। पापा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि रंजन ने आनंद चाचा जी से और आप सब से झूठ बोला है। वह शहर में बहुत अच्छी नौकरी करता है और बड़े से बंगले में रहता है, और जहाँ वह रहता है वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं। उसके साथ उसके सास ससुर भी रहते हैं। तू सच कह रहा है? पर तुझे कैसे पता है? चौधरी जी ने अपने बेटे से आश्चर्य से पूछा। पापा, मैं अपने एक दोस्त से मिलने उस कॉलोनी में गया था। वहां मैंने रंजन को देखा। मैं उसे आवाज देने ही वाला था कि वह आगे निकल गया। तब मैंने पड़ोसियों से पूछा कि वह किसका घर है, तो मुझे सारी सच्चाई पता चली। और आप लोग कह रहे हैं कि रंजन छोटे घर में रहता है और उसे पैसों की दिक्कत है, जबकि वह कार चलाता है। उसके पास दो दो कार हैं। बेटे की बात सुनकर चौधरी जी को रंजन पर बहुत गुस्सा आया और आनंद जी अपने बेटे के विश्वासघात से टूट गए। उनकी आंखों में आंसू की धारा बह निकली और उनके चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आई। आनंद, तुम रो क्यों रहे हो? चौधरी जी ने पूछा। मालिक, मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ। जिस बेटे को मैं नौकर का काम करके पाला
पढ़ाया लिखाया, उस बेटे ने मेरे साथ ही विश्वासघात किया, मुझसे झूठ बोला कि वह छोटे से किराए के घर में रहता है, उसे पैसों की दिक्कत है। वह मुझसे मिलने नहीं आता था, वह तो मेरे पैसे लेने आता था। इस बार उसने मुझसे कहा कि वह 1 साल तक यहाँ नहीं आ पाएगा। मैं अपनी तनख्वाह मालिक से कहकर उसके अकाउंट में जमा करवा दिया करूं। मालिक, उस दिन वह मुझ पर गुस्सा इसलिए कर रहा था कि मैं उसे कह रहा था कि वह मुझे अपने साथ लेकर चले, लेकिन वह अपने साथ मुझे रखना ही नहीं चाहता था। उसे तो सिर्फ मेरे पैसों से प्यार है। आनंद जी की आवाज में दर्द दिखाई दे रहा था और वह फूट फूट कर रोने लगे। रंजन इतना नीचे गिर जाएगा, मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। चौधरी साहब ने गंभीर लफ्जों में कहा। आनंद जी रोते हुए बोले, मालिक, मैं अब कहाँ जाऊंगा? मुझे अपने घर के किसी कोने में शरण दे दीजिए। मुझसे जितना काम हो पाएगा मैं करूंगा। मुझे तनख्वाह भी नहीं चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी दे दिया करना। आनंद जी ने उनसे विनती करते हुए कहा। चौधरी जी ने आनंद जी के हाथों को थामते हुए कहा, आनंद, तुम जब तक चाहो हमारे साथ रह सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हमने तुम्हें कभी इस घर का नौकर नहीं समझा। आनंद जी ने भी अब सोच लिया था यही उनका असली परिवार है और अब वह बेटे के झांसे में नहीं आएंगे। आनंद जी ने अपने बेटे के अकाउंट में पैसे डालने से भी इनकार कर दिया। पैसे अकाउंट में न आने पर बेटे ने आनंद जी को कई फोन किए, लेकिन उन्होंने एक बार भी फोन नहीं उठाया। तो रंजन सीधा पिता के पास पैसे लेने पहुंचा, लेकिन आनंद जी ने बेटे को बेरुखी से जवाब देते हुए कहा, मैं भिखारियों को अब खैरात देनी बंद कर दी है। तुझ जैसे स्वार्थी औलाद पाने से अच्छा होता कि भगवान मुझे कोई औलाद ही नहीं देता। अब तेरा मेरा रिश्ता खत्म, मर गया है तू मेरे लिए। आज के बाद मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है। रंजन सकपका जाता है और बोलता है, यह क्या बोल रहे हैं पापा? बेटे को और झूठ बोलता देख आनंद जी से अब बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने धड़ाधड़ रंजन के 2 थप्पड़ जड़ दिए। बंद कर अपना यह नाटक, मुझे सब पता चल गया है। और क्या कहा था तूने कि तेरे पास पैसे नहीं हैं? बहुत बुरे हालात हैं तेरे। अपनी सास ससुर को पाल सकता है, लेकिन अपने बूढ़े पिता के लिए तेरे घर के किसी भी कोने में जगह नहीं है। अगर इतनी ही तुझे पैसों की भूख है तो अपने सास ससुर से बोल, वह कमा कर देंगे तुझे। तूने जो मेरे साथ किया है, देखना कल को तेरी औलाद भी तेरे साथ वैसा ही करेगी। और इस लाचार बाप की बद्दुआ है तेरे लिए, और बुजुर्गों की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि तूने जो गुनाह किया है यह माफी के काबिल नहीं है। अपने पिता के कहे शब्दों से रंजन अंदर तक कांप गया। उससे उसका भविष्य उसकी आंखों के सामने दिखाई देने लगा और गिड़गिड़ाया, पापा, ऐसा मत बोलिए, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। माफ कर दीजिए पापा, एक मौका दीजिए मुझे प्रायश्चित करने का और मेरे साथ चलिए। लेकिन आनंद जी ने बेटे की एक न सुनी और उसे वहां से निकाल दिया। रंजन चुपचाप वहां से लौट आया। वह खुद अपनी ही नजरों में आज गिर चुका था। घर जाकर जब रंजन की पत्नी ने पूछा कि उस बुढ़े ने पैसे क्यों नहीं भेजे, कहीं मर तो नहीं गया बुढ़ा, उस दिन रंजन से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपनी पत्नी को 2 थप्पड़ जड़ दिए और चिल्लाता हुआ बोला,
तुम्हारे लालच की वजह से मैंने अपने भगवान सम्मान पिता को खो दिया, जिन्होंने माँ के जाने के बाद मुझे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरे सपने पूरे करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के घर में नौकर बनकर गुजार दी, कहकर रंजन फूट फूट कर रोने लगा। इतने में रंजन की सास बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? चुप रहिए आप, शर्म नहीं आती अपने दामाद के घर में ऐश करते हुए? आप लोगों के लिए मैंने अपने पिता को ठुकरा दिया, लेकिन बस अब और नहीं। कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, अभी के अभी अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से, और अपनी इस नालायक बेटी को भी लेकर जाओ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। रंजन की पत्नी दाव उल्टा पड़ता देख गिड़गिड़ाकर उसके पैरों में पड़ गई, लेकिन रंजन ने तीनों को ही घर से बाहर निकाल दिया और सब कुछ बेचकर चल पड़ा अपने पिता के पास। वहां पहुंचकर रंजन ने अपने पिता को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोते हुए बोला, पापा, अब मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। आपने बेटे की आंखों में प्रायश्चित के आंसू देख आनंद जी ने रंजन को गले से लगा लिया और दोनों बाप बेटे गले मिलकर खूब रोए। बेटे पिता का ऐसा मिलन देख सभी की आंखों में आंसू छलक आए थे। देर से ही सही, लेकिन आज एक पिता की परीक्षा का फल उन्हें मिल गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।